संस्कृत की दृष्टि से कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है। तो नृपेंद्र पाठक जी इस विषय के बहुत ही विशेषज्ञ हैं, उस क्षेत्र में आपने भी काम किया है। ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इतना ही समझिए कि आज से थोड़े दिन पहले जब गूगल में हम लोग किसी भाषा से संस्कृत में और संस्कृत से अन्य भाषा में अनुवाद करने लगे थे, जिस इंस्टीट्यूट ने, जिन लोगों ने मिलकर के इस प्रोग्राम को डिजाइन किया, उन लोगों में से नृपेंद्र पाठक जी एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इसमें अपने समय रहते योगदान दिया था। और जो नींव आपने खड़ी की वो संस्कृत को कंप्यूटर के करीब लाते हुए अभी हम लोगों को बहुत कुछ सुविधा देने लगी है। ऐसे विशेषज्ञ बंधुवर डॉक्टर नृपेंद्र पाठक जी को, जो कि हमारे अनुज हैं, आपके भाई हमारे सहपाठी हुआ करते थे, और आपको इस स्थान तक देख करके बहुत गर्व की अनुभूति होती है। आप आए, समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से आपका स्वागत है। चंद्रकांत द्विवेदी जी और विमलेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, अन्य लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। पीछे सत्र में भी हम लोग इस विषय पर सुन चुके हैं, उनका व्यू कुछ अलग था, दृष्टिकोण अलग था, कुछ और कहे। दरअसल ये इतना व्यापक विषय है, जो स्नातक के पाठ्यक्रम में इसको लागू किया गया है। इसमें 22 लेक्चर्स रखे गए हैं और हम उस 22 लेक्चर्स को 7 दिनों में समेटना चाहते हैं। अर्थात जो अध्यापक कक्षा में 7 दिनों में पढ़ाएगा किसी विषय को, उसको हम यहाँ पर 1 दिन में पढ़ा देना चाहते हैं। और उन लोगों को जो कि कंप्यूटर ठीक से अभी चलाए नहीं, बहुत कुछ देखा सुना नहीं होगा, ऐसे भी लोग हमारे बीच में हैं और एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए प्रयास किया गया है कि आप लोगों का जो वक्तव्य होगा, व्याख्यान होंगे, उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, YouTube पर प्रसारित किया जाएगा। आपके नोट्स उन लोगों के बीच तक वितरित किए जाएंगे ताकि उसको पढ़ करके बहुत कुछ सीख सकें, समझ सकें। जो अध्यापक लोग यहाँ जुड़े हैं वो अपने बच्चे को कक्षा में ठीक से पढ़ा सकें। इन सभी चीजों को लेकर के उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान संस्कृत भाषा के क्षेत्र में, जो प्रचार प्रसार के क्षेत्र में कार्य करती है संस्था, इसने इस कार्यक्रम को अपने हाथ में लिया कि यदि हम संस्कृत समाज को सशक्त करते हैं, उसको डिजिटल रूप से सशक्त करते हैं, तो इससे संस्कृत की अभ्युन्नति होगी। कम्युनिकेशन गैप जो बन गया है, या हम वैश्विक क्षितिज पर संस्कृत को पहुंचा पाएंगे। और इस दृष्टि को, इस कार्य को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान ने इसको फंडिंग करने और इसको अपना मंच प्रदान करने का कार्य किया है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के यशस्वी निदेशक डॉक्टर श्री पवन कुमार जी, जो IAS अफसर हैं, और हमारे माननीय अध्यक्ष डॉक्टर वाचस्पति जी की सदाशयता है कि उन्होंने बहुत ही कम समय में ये स्वीकृति दी है और आज हम यहाँ पर इसको देख और सुन पा रहे हैं। बंधुवर, जैसा कि आपको अभी देख रहा होगा, पार्टिसिपेंट की संख्या 131 पहुंची है। और जूम का जब आप खरीदने के लिए चलते हैं प्लेटफॉर्म, तो इसमें पैसा पे करना पड़ता है। तो चंद्रकांत जी से जब बात होने लगी कि 100 कैपेसिटी वाला जूम हम लोगों के बीच में है, कैसे इतने लोगों को पढ़ाया जाए, तो अध्यापक लोग तो निःशुल्क पढ़ाने के लिए तैयार थे ही। आज तक नहीं बताया गया कि आपको कुछ गुरुदक्षिणा भी चुकाऊंगा या नहीं, कोई चुकाएगा या नहीं। लेकिन चूंकि आप सभी लोग संस्कृत के छात्र रहे हैं और आज अच्छे पदों तक पहुंचे हुए हैं, तो उन्होंने भी इस जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए ये स्वीकार किया कि और भी जो समाज के लोग हैं उनको भी संस्कृत और जो कंप्यूटर है, डिजिटल क्षेत्र है, उससे जोड़ा जाए, और सहर्ष स्वीकृति दी। उन सभी लोगों के प्रति आभार है। अब संस्कृत संस्थान ने इसकी कैपेसिटी को बढ़ा करके 500 लोगों तक को जुड़ने का कर दिया है। और जहां हमें आर्थिक परेशानियां आ रही थी, उसको दूर कर दिया है। तो ये एक संस्था के सहयोग से संभव हो पाया है। इसके लिए कितनी कृतज्ञता, उसके प्रति आभार आप लोगों को प्रकट करना चाहिए और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आभार प्रकट करना चाहिए उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान को, जो निःशुल्क शिक्षण को बढ़ावा दे रहा है, आपको ज्ञानार्जन का एक अवसर दे रहा है। जरूर लिखना चाहिए सोशल मीडिया पर, और इसके बारे में भी कि यहाँ पर इस प्रकार से जूम के माध्यम से निःशुल्क
संगणक और ई जो संसाधन कार्यशाला है ये संचालित है। जिन लोगों को लाभ पहुंच जाए अच्छी बात है, प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ाएं। इतना कह करके मैं फिर नृपेंद्र पाठक जी से आग्रह अनुरोध करता हूं कि कृपया अपना वक्तव्य, जो आज का विषय है संस्कृत की दृष्टि से कंप्यूटर की उपयोगिता, उस पर वक्तव्य देने का कष्ट करें। और चंद्रकांत दत्त द्विवेदी जी से अनुरोध है कि यदि आप पीपीटी शेयर कर देते हैं जो नृपेंद्र जी ने दिया है, यदि आप कर दें, नहीं तो मैं कर दूंगा, आपके पास होगा पीपीटी तो शेयर कर दें, ताकि उसके आधार पर नृपेंद्र पाठक जी आगे कक्षा लेते रहें। क्यों चंद्रकांत जी, आप करेंगे? आप म्यूट हैं। जी करें, कर दीजिए, अभी हमें 2 मिनट लगेगा ओपन करने में। ठीक है, तो मुझे शेयर करने की अनुमति दे दें। नहीं हो जाएगा, आप तो होस्ट हैं। ठीक जी, नृपेंद्र जी अपना वक्तव्य रखें, मैं अपना माइक म्यूट कर लेता हूं और आप अपनी बात रखें। आपका पीपीटी स्क्रीन पर है। धन्यवाद महोदय, ये मेरा सौभाग्य है कि इस विषय पे मुझे बोलने के लिए आपने अवसर प्रदान किया है। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के सभी वरिष्ठ अभिभावकों को और यहाँ पे उपस्थित सभी संस्कृत के शिक्षकों और सभी वर्ग के विद्यार्थियों को नमस्कार। मेरे परिचय में सर ने कहा कि कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स फील्ड से मैं शोध के समय से ही जेएनयू से जुड़ा हुआ हूँ, ये सही है। और जब मैं दुमका जैसे छोटे से जगह से, जो मैं उस समय कंप्यूटर नहीं जानता था, उस समय से जब मैं जेएनयू गया और ये जो कुछ भी अर्जित किया वो वहाँ के गुरुओं की ही कृपा है और आप लोगों का ही आशीर्वाद है जिससे संभव हो पाया है। आज के विषय पर हम आते हैं। इसको हम 3 भाग में बांटना चाह रहे हैं। एक, सर मैं अपना वीडियो ऑफ कर दूं? जी कोई बात नहीं, ठीक है। इसे मैं 3 भाग में बांट रहा हूं। एक, पृष्ठभूमि की संगणकीय संस्कृत का सफर अभी भारत में कितने दूर तक संभव हुआ है और कितने आगे की संभावना क्या है। और दूसरा, संस्कृत के लिए कंप्यूटर की क्या महत्ता है, या फिर तीसरा, कंप्यूटर के लिए संस्कृत कैसे महत्वपूर्ण है, संस्कृत के टूल्स कौन कौन से बने हुए हैं। भूमिका जब भी आरंभ होगी और संस्कृत और कंप्यूटर की जब भी बात होगी तो सबसे पहले नासा के वैज्ञानिक रिक ब्रिक्स की चर्चा होगी। रिक ब्रिक्स ने अपने एक 1985 के एक आर्टिकल नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन संस्कृत एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पेपर में रिक ब्रिक्स ने स्पष्ट रूप से यह अंकित किया कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, जब कृत्रिम बुद्धि की बात होती है और जब मशीन को कुछ सिखाने की बात होती है, तो बहुत से भाषाओं के ऊपर विचार करने के बाद उन्होंने स्पष्ट ये समझा था कि सभी भाषाओं में कुछ ना कुछ कमियां हैं और वो नेचुरल लैंग्वेज को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और उसके विपरीत उन्होंने जब संस्कृत की ओर ध्यान दिया तो उन्हें यह पता चला कि व्याकरण के संपूर्ण व्याकरण होने के कारण, और फिर झा जी बीपीटी आपने हटा लिया है कि हमें नहीं दिख रहा? स्क्रीन पे आप दिख रहे हैं सर। ओके, मैं शेयर कर रहा हूँ, फिर वो है नहीं। ओके, तो रिक ब्रिक्स ने 1985 में अपने आर्टिकल में ये कहा कि संस्कृत व्याकरण के कारण और संस्कृत में जो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की चर्चा है उसके कारण ये संस्कृत जो है कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के लिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बहुत उपयोगी है। अब उसी दृष्टि से सबसे पहला पॉइंट, और उसके बाद भी निकोलस ऑस्लर ने अपने पत्र में भी, शोध पत्र में 2001 में भी इस चीज को स्थापित किया कि हाँ, संस्कृत स्टडीज एज अ फाउंडेशन फॉर कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स संगणकीय भाषा विज्ञान के आधार के रूप में संस्कृत स्टडीज को उन्होंने देखा। जब रिक ब्रिक्स 1985 में अपने पत्र में कह रहे थे कि संस्कृत कंप्यूटर के लिए बहुत अच्छी भाषा है, और उस दिशा में भारत में क्या हो रहा था, एक शोध पत्र में पढ़ा और मुझे ज्ञात हुआ कि प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य सर 1987 में अपने एमटेक पे जो उनका टॉपिक था वो संस्कृत पार्सर पे था, और ये उन्होंने 1987 में
किया था। हम अगर 1987 के उसी शोध को आरंभ माने भारत में, तो लगभग 35 साल का सफर संस्कृत कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स का भारत में हो चुका है। इसके बाद प्रोफेसर ताताचार्य महोदय का जो वर्बल रिकॉग्निशन जनरेटर 1990 के आरंभ में आया था, उसके बाद फिर TDIL के फंडिंग इत्यादि के बाद अक्षर भारती ग्रुप IIT कानपुर में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए पाणिनियन पर्सपेक्टिव की चर्चा जब हुई और राजीव संगल सर और बहुत से विद्वानों ने इस प्रक्रम को जब आगे बढ़ाया, तो संगणकीय संस्कृत का जो स्वरूप सामने आया, जिस तरह से रिसर्च कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़े, उसमें एक नवीन संभावना ये दिखी कि यूजर के लिए संस्कृत पढ़ना भी आसान हो जाए और रिसर्चर के लिए संस्कृत प्रोसेसिंग या फिर संस्कृत के सहयोग से नेचुरल लैंग्वेज के प्रोसेसिंग के लिए एक रूपरेखा तैयार होती चली गई। इसमें विस्तार अगर देखें तो 2000 ईस्वी के बाद बहुत कुछ सामने दिखा। संस्कृत के रूप में JNU में विभाग का स्थापित होना, संस्कृत विभाग में प्रोफेसर गिरीश नाथ झा सर का योगदान, उसके बाद फिर अंबा कुलकर्णी मैम का हैदराबाद में कार्य, या फिर IIT बॉम्बे में आचार्य मल्हार कुलकर्णी सर का कार्य, या ट्रिपल आईटी हैदराबाद में बहुत से प्रोफेसर राजीव संगल सर के साथ, तो सब लोगों के एक सम्मिलित प्रयास से संस्कृत और कंप्यूटर के एक बहुत ही बेहतर शोध कार्य सामने देखने को मिला। अब इसका क्या कारण था? इसका कारण था कि संस्कृत भाषा जो है वो प्राकृतिक रूप से विश्लेषित भाषा, संस्कृत भाषा है, उसकी जो संरचना है वो जो फ्री वर्ड ऑर्डर वाली बात है, जो प्रत्यय और प्रकृति प्रत्यय के जुड़े होने की बात है, या फिर उस व्याकरण के अंतर्गत जो विश्लेषण का तरीका पाणिनि का है, जिसमें कि उन्होंने जिस तरह से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग सारे फोल्डर्स को अलग अलग रखते हैं, जिस तरह से उन्होंने टेक्निकल शब्दों को पहले परिभाषित कर दिया, उसके बाद जिन जिन चीजों की जहां जहां आवश्यकता हुई वहां को मार्क करने के लिए उन्होंने अनुबंध इत्यादि का प्रयोग किया। जैसे डू पचस और डू क्री लगा के उन्होंने पच और क्री धातु को मार्क कर दिया, क्योंकि ये जो सूत्र है तो प्रत्यय लगाने के लिए, तो उन्होंने अनुबंध का जिस सुंदर तरीके से उपयोग किया, जिस तरह से भाषा का विश्लेषण किया, वो बिल्कुल ही ऐसा ही था जैसे कि कंप्यूटर के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ मार्क करते हैं, उस चीज को हम लोग ध्यान देते हैं। कंप्यूटर को समझने के लिए जो संस्कृत की उपयोगिता है, संस्कृत सबसे अनुकूल भाषा इसलिए है कि इसकी व्याकरणिक संरचना जो है वो अधिकाधिक शब्दों को या फ्री वर्ड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए इन सारे चीजों को कर पाती है। एक तो एक सेकेंड, ये एक डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के रूप में, चाहे ब्लूमफील्ड हो और आधुनिक भाषा वैज्ञानिक हो, संस्कृत के व्याकरण को उन्होंने डिस्क्रिप्टिव ग्रामर के रूप में देखा है। ये मार्क किया जा रहा है, एक मिनट, कुछ मैं स्लाइड्स स्किप करता हूं सर। हाँ, संस्कृत के लिए कंप्यूटर की जो उपयोगिता है वो ई शिक्षण के रूप में, सर कुछ स्लाइड आप आगे आ जाइए अगर संभव हो तो। ई शिक्षण के रूप में कंप्यूटर, रेडियो, दूरदर्शन आदि के माध्यम से संस्कृत की उपयोगिता, या पुस्तकों के टाइपिंग और प्रकाशन में फॉन्ट और संस्कृत अनुकूल कीबोर्ड का विकास, पांडुलिपियों का संरक्षण, प्रकाशन, इंटरनेट के माध्यम से, डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से, संस्कृत मल्टीमीडिया और संस्कृत समवाचक, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक बार मैं देख ले रहा हूँ। OCR, संस्कृत लैंग्वेज एनालिसिस, संस्कृत लैंग्वेज जनरेशन, मशीन ट्रांसलेशन, इंडेक्स और सर्च इंजन। तो ये जो 10 बिंदु सामने दिख रहे हैं कि संस्कृत के लिए कंप्यूटर की क्या उपयोगिता है। दूरदर्शन पे जब संस्कृत वार्ता का आरंभ हुआ तो एक ऐसा दौर था कि हर घर में संस्कृत समाचार पहुंचने लगा।
तो संस्कृत के प्रसार के लिए दूरदर्शन के माध्यम से या कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से बहुत सारा काम हुआ। जब हम संस्कृत के पांडुलिपियों के संरक्षण की बात करते हैं तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के माध्यम से या फिर स्कैनिंग के माध्यम से जिस तरह से हम लोग कंप्यूटर का प्रयोग करके सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व कर रहे हैं, डिजिटलाइज कर रहे हैं, उनकी चर्चा हम कर सकते हैं। संस्कृत के मल्टीमीडिया जैसे पंचतंत्र इत्यादि से रिलेटेड जो बाल कथा है उसके कार्टून के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन के लिए भी संस्कृत मल्टीमीडिया इत्यादि का प्रयोग किया जा रहा है। संस्कृत मल्टीमीडिया एक बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध करा रहा है, क्योंकि आप एनिमेशन के थ्रू बहुत सी स्टोरी, संस्कृत में कथाओं की कमी तो है नहीं, तो एनिमेशन के थ्रू आप बहुत सी स्टोरी को मल्टीमीडिया के रूप में सामने ला सकते हैं। इस क्षेत्र में संस्कृत फिल्म इंडस्ट्री के क्षेत्र में, संस्कृत कार्टून के क्षेत्र में बहुत काम किया जा सकता है। संस्कृत टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम के ऊपर दिवाकर मिश्र सर ने जेएनयू में काम किया है। टेक्स्ट टू स्पीच सिस्टम के सहायता से हम लोग संस्कृत के वाक्यों को सुन सकते हैं और इसका सबसे अधिक उपयोग दृष्टि बाधित छात्रों के अध्ययन अध्यापन के लिए भी हो सकता है। प्लस जिन लोगों को संस्कृत उच्चारण की समस्या होती है उनके लिए भी टेक्स्ट टू स्पीच का प्रयोग हो सकता है। एक OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है, इसका प्रयोग करके संस्कृत के उन दुर्लभ ग्रंथों का संरक्षण किया जा सकता है जिन्हें पहले संरक्षित नहीं किया जा सकता था, उन्हें स्कैन नहीं किया जा सकता था, उनका एडिटिंग बहुत कठिन हो जाता था। तो OCR का प्रयोग करके ये संभव है। संस्कृत भाषा विश्लेषण, संस्कृत भाषा विश्लेषण के लिए विभिन्न संस्थानों के द्वारा बहुत से टूल्स बनाए गए हैं, जैसे संस्कृत शब्द रूपों के निर्माण के लिए, संस्कृत धातु रूपों के निर्माण के लिए, कृदंत और तद्धित के विश्लेषण के लिए इन टूल्स को आप जेएनयू के वेबसाइट पे, डीयू के वेबसाइट पे, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे देख सकते हैं। संस्कृत मशीन अनुवाद का क्षेत्र मेरा विशेष रूप से रहा है, क्योंकि मैंने एमफिल में भी चैलेंजेस इन संस्कृत हिंदी नाउन फ्रेज मैपिंग पे काम किया और पीएचडी में वर्ब मैपिंग पे काम किया, तो ये मेरा विशेष क्षेत्र रहा है। इसका जो गूगल ने अभी लॉन्च किया है सिस्टम, इसके प्रोटोटाइप को हमने 12 साल पहले ही एक वरिष्ठ शोधार्थी के माध्यम से देखा था कि इस पर काम हो रहा था। मशीन अनुवाद के क्षेत्र में अभी हो रहे मतलब काम को आप इनिशियल स्टेज कह सकते हैं, क्योंकि जब कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के एरिया में काम आरंभ हुआ तो सबसे पहले कोश निर्माण, डिक्शनरी और सर्च इंजन का काम हुआ, और उसके बाद फिर मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर्स डेवलप किए गए कि संस्कृत के शब्दों का उसके प्रकृति प्रत्यय का अध्ययन किस तरह से मशीन की सहायता से किया जा सकता है। उसके बाद पदबंध के स्तर पे थोड़ी सी समस्या ये रही है संस्कृत से हिंदी अनुवाद में, क्योंकि वहां तो प्रकृति प्रत्यय संश्लिष्ट है और यहाँ तो प्रकृति प्रत्यय हिंदी में अलग अलग है। तो कारक का जो सिद्धांत है, केस मार्कर पे जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पे ने इत्यादि का चिन्ह स्पष्ट रूप से हिंदी में दिखता है, और दूसरे स्थिति में ये वहां पे प्रकृति प्रत्यय संश्लिष्ट होने के कारण और फ्री वर्ड ऑर्डर होने के कारण परिवर्तन राम आम्रम खादती राम इत्यादि में कोई अर्थगत अंतर नहीं होता है। लेकिन हिंदी में अगर हम लोग शब्द परिवर्तन कर दें, कर्ता और कर्म को हेर फेर कर दें तो बहुत अंतर आ जाएगा। उसके बाद मशीन ट्रांसलेशन जो है वो दो स्तर पे हम उसको देख सकते हैं, एक तो रूल बेस्ड और एक स्टैटिस्टिकल, और एक तीसरा स्तर है हाइब्रिड अप्रोच की रूल बेस्ड से भी आप उसको समझा रहे हैं, और स्टैटिस्टिकल मतलब वो उदाहरणों से अपने उदाहरण और उसके बहुत ज्यादा प्रयोग के फ्रीक्वेंसी के आधार पे उसको समझ रहा है। तो अभी जो गूगल ने लॉन्च किया है उसमें जो भी त्रुटि आ रही होगी और उसमें अगर प्रयोग करने वाले लोग संशोधन करते जाएं, ह्यूमन एडेड मशीन ट्रांसलेशन के तरह इसको देखें, सुधार करते हुए काम करें, तो ये एक बेहतर मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम बनके आगे आ जाएगा। सर्च इंजन की बात करते हैं। सर्च इंजन जेएनयू के वेबसाइट पे अगर हम देखें तो जेएनयू के वेबसाइट पे एक मिनट इसका हम लिंक देख देते हैं सर। मेन स्ट्रीम टेक्स्ट के मल्टी डायमेंशनल, सर ये 8वें नंबर स्लाइड पे आप आ जाइएगा जरा सा। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
जेएनयू के वेबसाइट पे जो उपलब्ध है, तीसरा वाला इंडेक्स सिस्टम फॉर मेन स्ट्रीम टेक्स्ट, ये चौथा वाला अमरकोश के नीचे, ये मैं जान के बताना चाह रहा हूँ। हाँ, ये वाला वेदांत जो दिख रहा है, हाँ क्लिक कीजिएगा सर। अगर इस पे खुलता है तो आप किसी भी टर्म को विभिन्न वैदिक साहित्य से खोज सकते हैं। जैसे कि अगर आप अग्नि अग्नि खोजते हैं तो अग्नि का रेफरेंस जिन मंत्रों में आ रहा है उनको वो सर्च इंजन उपस्थित कर देता है। इसका अगर डेटाबेस बहुत स्ट्रांग कर दिया जाए तो सर्च इंजन इतना बढ़िया काम कर सकता है कि किसी भी विषय पे आप अगर शोध पत्र लिखना चाहें तो वो बहुत जल्दी आप के सामने बहुत सारे रेफरेंस आ जाएंगे। जेएनयू के वेबसाइट पे बहुत सारा काम सामने टूल्स के रूप में या कॉर्पस के रूप में और अमरकोश कोश इत्यादि के रूप में भी दिख रहा है। खुले या मुझे लग रहा है सर, मैं स्क्रीन शेयर करूं क्या? सर इसमें क्या ओपन करना है? मैं स्क्रीन शेयर करूं? मैं स्क्रीन शेयर करता हूं सर, 1 मिनट। हाँ 1 मिनट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं अपने इसका। क्या हुआ या नहीं हुआ सर? 1 सेकेंड, ये स्टार्ट नाउ। हो रहा है सर जी? स्क्रीन दिख रहा है मेरा क्या? ओके, ये क्यों आ गया पता नहीं, ये क्यों आ गया कलर। 1 मिनट, अनडू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड सर। ओपन कर रहे हैं, ये हैंग हो रहा है क्या? अच्छा 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे लगता है कि ये मार्कर ये हो गया है स्टॉप एनिमेशन। अच्छा, ये मैं आपको जेएनयू के वेबसाइट पे ले जा रहा हूँ और जेएनयू के वेबसाइट पे जब आप इस पेज को देखेंगे, अगर दिख रहा हो तो यहाँ सर्च में अगर आप अग्नि शब्द को लेते हैं और मान लीजिए आपको ऋग्वेद में सर्च करना है, तो ये जो अगर मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है क्या चंद्रकांत सर? जी सर, हाँ जी आगे बढ़े। दिख रहा था? ओके। तो मैंने एक टर्म यूज किया और एक टर्म मैंने सर्च किया। अगर ये जितने भी डेटाबेस में मंत्र हैं उनमें से इसने अग्नि के बहुत से मंत्र को यहाँ रख दिया। अगर मैं इसी तरह से दूसरे शब्दों को दूसरे ग्रंथ से सर्च करना चाहूं तो ये सर्च इंजन एक तरह से शोधार्थियों को बहुत ऑप्शन देता है कि अपने विषय से संबंधित किसी एक टर्म को वो सर्च करें। उस टर्म में जितना भी रेफरेंस उनको मिल रहा है, ये रेफरेंस उनके शोध पत्र लेखन में काफी सहायक हो सकता है। इस तरह से इस सर्च इंजन का एक अपना ही महत्व है। जेएनयू या फिर कहीं के भी सर्च इंजन का किसी ने भी डेवलप किया हो तो सर्च इंजन की सहायता से भी चीजों को हम और कर सकते हैं। हम और कुछ लिंक है जो हम दिखाना चाहेंगे। एक ओके, यहाँ पे आप कोश में जेएनयू के वेबसाइट में तो अमरकोश का दिया हुआ है, यहाँ ये किलोन का हम वेबसाइट कोलिन का दे रहे हैं, KOELN कोलन। इस वेबसाइट में आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी का एक पूरा लिस्ट है कि संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी कौन कौन से हैं। इंग्लिश संस्कृत डिक्शनरी, संस्कृत फ्रेंच डिक्शनरी, संस्कृत जर्मन डिक्शनरी, संस्कृत लैटिन डिक्शनरी, संस्कृत डिक्शनरी। संस्कृत डिक्शनरी में आप वाचस्पत्यम, शब्दकल्प, द्रुम, अभिधानमाला इत्यादि को देख सकते हैं। और ये स्पेशलाइज्ड डिक्शनरी जो है इंडेक्स जो महाभारत, वैदिक या पुराण इत्यादि के आधार पे इन्होंने स्पेशल इंडेक्स वगैरह किया है। तो इस सारे प्रयोग के आधार पे देखा जा सकता है कि वैश्विक स्तर पे भी
संस्कृत को लेकर बहुत सारा काम हुआ है, जिससे हम लोगों को परिचित होने का और उनके टूल्स को भी बहुत अच्छे से सर्च इंजन के रूप में, जैसे शब्दकल्पद्रुम इत्यादि को मैं प्रयोग करता हूं। अगर कहीं हमें समस्या होती है, मुझे डिक्शनरी देखना होता है, तो मैं ऑनलाइन ही देख लेता हूं। तो ये इनका जो किलोन ये डिक्शनरी है, हाँ, ये काफी उपयोगी है लोगों के लिए, इस चीज को नोट किया जा सकता है। और उसके बाद मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ, जैसे कि शब्दकल्पद्रुम का ये मैंने पेज खोला, ये आप इनके होम पे चले गए तो ये आ गया, और इनके शब्दकल्पद्रुम पे चले गए तो यहाँ पे जिस तरह से डिस्प्ले होना है, बेसिक डिस्प्ले, लिस्ट डिस्प्ले, तो मैं प्रायः लिस्ट डिस्प्ले का यूज करता हूँ। अगर आप कोई भी शब्द ढूंढना चाहें तो आज जैसे मैंने एक यहाँ गंगा दिया, यहाँ गंगा आया, और गंगा के बारे में जो विवरण है जो शब्दकल्पद्रुम में है, यहाँ पे पूरी तरह से आप देख सकते हैं, शब्दकल्पद्रुम का विवरण यहाँ पे आ गया। तो एक तरह से शोधार्थी के लिए बहुत ही उपयोगी हो जाता है जब आप किन्हीं विषय के ऊपर बहुत सारे सामग्री को देखना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस सारे उपयोग से मैं भी मतलब बहुत सारे रिसर्च पेपर वगैरह में बहुत मदद मिल जाती है। और किसी भी शब्द के व्युत्पत्ति में कोई दिक्कत, कहीं समस्या हुई तो उसे मैं तुरंत ही अपने मोबाइल से ढूंढ लेता हूँ। ऐसा और लोग भी करें। एक सेकेंड सर, अगर डिस्प्ले ठीक से दिख रहा हो तो मैं आगे बढ़ूं। 3 मैंने दिखाया है। एक हैदराबाद यूनिवर्सिटी का मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये दिख रहा है सर? जी जी, हाँ, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के टूल्स में आप देख सकते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर, संधि स्प्लिटर, अष्टाध्यायी के जो प्रक्रिया संदर्शनी है या ट्रांसलिटरेशन है, इन सब का मैंने उपयोग भी देखा है। शब्द रूप, क्रिया रूप वगैरह जो है, नाउन जनरेटर, वर्ब फॉर्म जनरेटर, या फिर समास पद व्युत्पादिका। आप इस उदाहरण को ही देख लीजिए। यहाँ पे इन्होंने कहा कि अपने एग्जाम्पल्स लेंगे या फिर सिद्धांत कौमुदी का एग्जाम्पल। यहाँ पे इनका जो ये है एग्जाम्पल्स फ्रॉम सिद्धांत कौमुदी, मैं इसी को अगर क्लिक करूं तो यहाँ पे एक यहाँ पे मुझे लगता है कि ये एग्जाम्पल मैंने ये किया। अगर इसको सबमिट करता जाऊं या फिर इससे कंटिन्यू करता जाऊं तो मुझे ये आगे का प्रोसेस देता जाएगा और किस तरह से ये रूप बन रहा है और क्या अर्थ हो रहा है, ये आप सामने देख सकते हैं। तो टूल्स के उपयोग से अगर आपको ससूत्र कोई व्युत्पत्ति समझ में आनी हो तो ये बहुत अच्छा टूल है। इस तरह से एक और मैं दिखाना चाहूंगा, थोड़ा कम समय लेते हुए ही मैं भाग रहा हूं ताकि लोग देख सकें। sanskritworld.in, ये डॉक्टर धवल पटेल जी का वेबसाइट है। धवल पटेल सर गुजरात में आईएएस ऑफिसर हैं। बाय एजुकेशन वो डॉक्टर हैं, बाय प्रोफेशन वो आईएएस ऑफिसर हैं, और बाय हॉबी वो संस्कृतिस्ट हैं। और संस्कृत के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। इनके टूल्स में आपको मुझे अच्छे लगते हैं, मैं दिखा रहा हूँ। मैं तिङन्त जनरेटर ही आपको पहले दिखाता हूँ। तिङन्त जनरेटर में आप यहाँ देखिए कि धातु क्या देना है, उसके साथ उपसर्ग लगाना है या नहीं लगाना है, किस लकार में उसके प्रयोग को देखना है, सामान्य में देखना है या फिर सनंत, सनंत, यंगंत, यंगृगंत इत्यादि में देखना है, किस तरह से इनका आउटपुट होना है, देवनागरी में होना है या दूसरे में एसपीएल इत्यादि में होना है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या कर्म कर्तृवाच्य इत्यादि में होना है। तो ये इनका एक ये है कि आपको जिस भी फॉर्म को देखना है इसको ससूत्र ये दिखला दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पे थोड़ा हम जूम करते हैं, अगर हम यहाँ पे भू दिए और मान लीजिए हम लट लकार ही दिए हैं और हम सामान्य रूप ही दे रहे हैं, कर्तृवाच्य ही दे रहे हैं, देवनागरी ठीक है, और भू सत्तायाम, भू देने से ये हुआ कि भू धातु जिस जिस गण में है वहां यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया, हमने भू सत्तायाम ही दिया है। और अगर हम इसको यहाँ पे सबमिट जो बटन है इसको देख रहे हैं तो ये देखिए भू धातु लट लकार का रूप तो इन्होंने दे ही दिया, प्लस किस तरह से भवती इत्यादि
वैयाकरणिक सूत्रों के हिसाब से ये सिद्ध कर रहे हैं। सब कुछ यहाँ पे इनका दिया हुआ है। इसमें दक्षिण भारत से एक संस्कृत भगिनी है शिवा काटुरी, जो प्रोफेसर पुष्पा दीक्षित मैडम की शिष्या हैं, उन्होंने भी बहुत मदद किया है। तो इस तरह से शब्दरूप सिद्धि अगर विद्यार्थियों को सिखलाना है तो उसके लिए भी ये टूल काफी उपयोगी है। और अगर देखा जाए अच्छा, ये संस्कृत का अभी जो गूगल ने ट्रांसलेशन स्टार्ट किया है, आप ये देख सकते हैं कि हमने एक वाक्य हिंदी में दिया और उसका अनुवाद इन्होंने संस्कृत में दे दिया है। तो स्तर तो सुधरता ही रहेगा अगर इन सारे चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाए। प्रयोगाधिक्य के आधार पे मशीन स्टैटिस्टिकल लर्निंग की ओर बढ़ेगा और विद्यार्थियों का भी लाभ होगा। और मशीन ट्रांसलेशन के क्षेत्र में या टूल्स के निर्माण के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनमें भी जहां कहीं भी गलतियां होंगी उसको इंडिकेट किया जा सकता है। अब क्या मैं इसे स्क्रीन शेयर ऑफ कर दूं? ओके। तो मेरा एक प्रयास ये था कि जो टूल्स बने हुए हैं उनके बारे में थोड़ी चर्चा हो जाए। एक इसमें संस्कृत वर्डनेट की बात मैं चर्चा करना भूल गया। संस्कृत वर्डनेट आईआईटी बॉम्बे के इसमें है। अगर आप गूगल सर्च करते हैं तो संस्कृत वर्डनेट के बारे में आपको तुरंत मिल जाएगा कि जितने भी शब्द समानार्थक शब्द इत्यादि का प्रयोग जो हम लोग करते हैं वो वहां पे संस्कृत वर्डनेट के प्रयोग से मिल सकता है आसानी से। तो इन सारे लिंक को मैंने अपने छोटे से स्लाइड में और एक जो मेरा आउटलाइन था डिस्कशन का उसमें दे दिया है। ये आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगा। मेरा कहीं कोई विशेष योगदान नहीं है, मैं इन्हीं चीजों का उपयोग करता रहता हूँ। और चूंकि संस्कृत संगणकीय भाषा विज्ञान ये मेरा क्षेत्र रहा है तो ज्यादा टेक्निकल पक्ष में नहीं जाते हुए मैं अब क्वेश्चन लेना चाहूंगा अगर कुछ रहा तो। सर जी, जो पूछना चाहते हैं अनम्यूट कर लें और क्योंकि इसको मोनोलोगस नहीं करके, हाँ, दोनों साइड से अगर हो जाए। कुछ लोग बार बार लिंक की समस्या कह रहे थे तो लिंक सबको दे दिया जाएगा, ग्रुप में भेज दिया जाएगा। बाकी आप जिज्ञासा अपनी रखें यदि किसी को। साधना जी बोले, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? स्वयं आप अनम्यूट कर सकते हैं, सबको अनम्यूट कर दिया गया। नमो नमो महोदय। एक एक करके एक साथ करिएगा तो दिक्कत हो जाएगी। राजन जी पूछें, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? नहीं पूछना चाह रहे हैं तो मेरे इस व्याख्यान का यही उद्देश्य है कि मैं आप लोगों को बहुत सारे टूल्स के बारे में दिखला सकूं या फिर इन लिंक्स के माध्यम से मैं आपको ये बता सकूं कि संस्कृत के क्षेत्र में बहुत से टूल्स का निर्माण हुआ है, उन टूल का उपयोग किया जा सकता है। और इसमें अभी तो सबसे आप देख रहे हैं। हाँ कहिए। आवाज नहीं आ रही है मुझे। अगर चलिए, सबकी ओर से झा जी पूछना चाह रहे हैं। हाँ सर से बात हो जाएगी। नहीं, आपकी जिज्ञासा सबके लिए रहेगी। म्यूट कर दें। नृपेंद्र जी ने जो भी लिंक यहाँ बताया है वो सभी लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दिया गया है। आप व्हाट्सएप ग्रुप से यदि जुड़े हैं तो वो सभी लिंक देख सकते हैं। सुलभ शौचालय 9 बजे 8:30 बजे। बातचीत नहीं करें, बातचीत नहीं करें, इसीलिए म्यूट करके रखा जाता है। ये 3 लोग जो है हाथ उठाए हुए हैं, अनिल जी, विजय जी और साधना जी। आप कुछ पूछना चाहते हैं तो अनम्यूट करके पूछें।
नृपेंद्र जी, मैं क्या करेंगे, तो धवल पटेल जी के साइट पर चले जाते हैं और वहां से हम शब्द रूप की सिद्धि देख करके समझ जाते हैं कैसे सिद्धि होगी। धातु रूपों की सिद्धि अभी देख रहे थे। तो ये सभी शिक्षण में बहुत ही उपयोगी हैं। बहुत कुछ उपयोग इसका किया जा सकता है, शिक्षण के क्षेत्र में भी उपयोग किया जा सकता है, स्कूल में। अभी देखिए हम लोग यहाँ आप लोगों को एक लिंक दे दिया कि उपस्थिति का लिंक भर दीजिए, वो तो हम जान जाएंगे कि कितने लोग इस कक्षा में उपस्थित थे। तो ये सभी कुछ घर बैठे आप कर पा रहे हैं। कंप्यूटर की उपयोगिता बहुत है, अनंत है। बस यही है कि थोड़ा सीख लें और थोड़ा सीखने के बाद आगे बढ़ते हुए जाएंगे, बहुत कुछ आ जाता है, स्वयं आ जाता है। तो इतना ही कहना है, कुछ और पूछना हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। किन्हीं को कुछ पूछना है? हेलो महोदय, सर्च करने के लिए बताएं, एक बार बता दीजिए कहाँ से क्या सर्च करना है। ये कुछ पूछना है जी गुरुजी, ये पूछना था, जो उपस्थिति लिंक शेयर की गई है उसमें प्रशिक्षक के नाम में आपका नाम शुभ नाम बनना है या जो आज हमें लेक्चर डॉक्टर नृपेंद्र जी का मिला है उनका बनना है? चंद्रकांत जी, नृपेंद्र जी का भरेंगे आप, प्रशिक्षक वो जी हैं इस सत्र के। जी जी जी, धन्यवाद महोदय। और विषय से संबंधित कुछ पूछना है किन्हीं को? एक प्रश्न आ रहा है कि प्रोग्रामिंग के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज करना है, तो ये जो प्रश्न था ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के फर्म में किस तरह के शोध कार्य में लगे हुए हैं। सबसे आसान रूप से अभी लोग पाइथन का यूज कर रहे हैं या फिर जावा का तो होता ही रहा है, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन वगैरह का। तो प्रोग्रामिंग एक पक्ष ये है कि अगर संस्कृत वाले की प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी नहीं भी है तो वो टेक्निकल असिस्टेंट ले सकते हैं, किसी से मदद भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब आप कोई एल्गोरिथम डेवलप करते हैं, कुछ भी रूपरेखा तैयार करते हैं कि नहीं हमें कोई टूल बनाना है, उसका प्रारूप ये होगा, उसके लिए हमारा जो चरणबद्ध स्टेप है उसको आपको एल्गोरिथम लिखना ये आपको ज्यादा जरूरी है। जैसे कि कंसोर्शियम वर्क था हैदराबाद यूनिवर्सिटी और जेएनयू वगैरह, मशीन ट्रांसलेशन अनुचालक वगैरह के इसमें काम कर रहे थे, तो मैंने ट्रांसफर किया था। तो ये आप कर सकते हैं, थ्योरेटिकल जो वर्क है उसकी भी ले सकते हैं। अगर सबका प्रोग्रामिंग उतना अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन आप मदद भी लेके काम कर सकते हैं। ये संस्कृत, लिंग्विस्टिक्स और प्रोग्रामिंग तीनों का एक मिक्स फील्ड है। एक प्रश्न आया है, संस्कृत के उच्चारण के लिए कौन सी साइट है? देखिए, वाल्मीकि रामायण जब आप पढ़ने के लिए जाते हैं, संस्कृत उच्चारण के लिए तो बहुत सारी यूट्यूब पर भी सिखाया गया है और एक एक पुस्तक के लिए भी है, जैसे गीता, वाल्मीकि रामायण, उन सब के लिए भी है। वहाँ एक एक श्लोक का उच्चारण पहले बता दिया जाता है, फिर उसकी व्याख्या आती है। तो वाल्मीकि रामायण को आप खोज सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पर आपको वो मिल जाएगा। मैंने भी ऑडियो रिकॉर्डिंग का काम किया था, संस्कृत ग्रंथों का ऑडियो बुक बनाने का। तो वहां पर भी किसी पुस्तक को यदि आप शुद्ध उच्चारण करके पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो वहां पर एक मानक उच्चारण पूर्वक है, हमारे ब्लॉग पर चले जाएंगे, वहां पर आपको मिल जाएगा ऑडियो बुक्स के नाम से। और भी है, आप लोगों को लिंक जहां जहां है समेट करके एक जगह करके आपको दे दिया जाएगा ताकि आप सही उच्चारण सीख सकें। वेदभूमि.org भी है और उसमें भी बहुत सारे कंटेंट उपलब्ध हैं और बहुत अच्छे से व्याख्या वगैरह के साथ, तो वो दे देंगे। So she told me the whole story after we met in university. Banaras University. So she told me the whole story. आशुतोष जी कुछ पूछ रहे हैं क्या आप? अभी हम जहाँ सर जो आप बताएं वाला खोजने के लिए किस नाम से सर्च? राम प्रवेश जी कुछ कह रहे हैं, पूछिए। सर वो झा सर ने जो अभी सर्च करने के लिए बताया था धातु रूप वाला, वो किस नाम से सर्च किया था? संस्कृत अभ्यासी।
जी संस्कृत अभ्यास गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, लिंक मिल जाएगा। नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप पर सभी लिंक दे दिए जाएंगे। नृपेंद्र जी जितना पढ़ा चुके हैं वो सारे लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पर उपलब्ध है। ठीक है, धन्यवाद। गुरुजी एक प्रश्न मुझे पूछना था। व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक भेजे गए हैं, वो सभी ग्रुप में नहीं भेजे गए, क्योंकि कई सारे ग्रुप हैं, सभी ग्रुपों में आया ही नहीं, हम लोगों के पास नहीं आया है। 2 लिंक व्हाट्सएप ग्रुप पर बनाए गए हैं, एक कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन क्लासेज करके है और दूसरा संगणक एवं ई साधन कार्यशाला के नाम से 2 ग्रुप हैं। इन्हीं 2 ग्रुप का लिंक प्रेषित करें सर जी। यदि आप गूगल फॉर्म से पंजीकरण किए होंगे तो आपको व्हाट्सएप लिंक मिल गया होगा। जो लोग गूगल से पंजीकरण किए हैं उन्हें व्हाट्सएप लिंक स्वतः प्राप्त हुआ है, वे लोग आए हैं। अभी भी जिनको नहीं है, क्योंकि इस कक्षा के बाद बैच के बाद एंट्री नहीं हो पाएगी। जो लोग बहुत लोग हो चुके हैं, इतने लोग मेहनत करें। नृपेंद्र जी का वह वाक्य अभी याद आ रहा है कि प्राप्त कर रहे थे। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उनके लिए चैट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक जोड़ दिया गया है, दे दिया गया है। वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए, क्योंकि सभी प्रकार की सूचनाएं वहां पर दी जाती है। आप उससे जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारे जो ट्यूटोरियल मैटर्स हैं वो भी मिलते रहेंगे, PDF मिलते रहता है और तमाम तरह की सूचनाएं, लिंक्स वहां पर आपको मिलते रहती है। तो आप उससे अवश्य जुड़ लें। व्हाट्सएप ग्रुप का शेयर कर दिया हूँ व्हाट्सएप ग्रुप का, चैट बॉक्स में है। नृपेंद्र पाठक जी का बहुत बहुत आभार। और एक दिन और आप कक्षा लेंगे, एक दिन और आप समय दें, इस आशा के साथ आप सभी लोगों का उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आशा करता हूँ कि इस जो आपने ज्ञान अर्जित किया है ये अपने लोगों के बीच में बांटेंगे और डिजिटल साक्षर होंगे, इस क्षेत्र में कुछ कार्य करेंगे ताकि सभी को संस्कृत भाषा उपलब्ध हो सके, सब लोग संस्कृत डिजिटल माध्यम से पहुंच सबका हो जाए। जो अभी मैटर डिजिटल का उपलब्ध है, ऑनलाइन उपलब्ध है, उसमें आप जैसे ही कुछ मनीषियों का योगदान है, यदि आप भी कुछ उसमें योगदान करेंगे तो इससे भारत का गौरव बढ़ेगा और दूसरे को पढ़ने पढ़ाने में सुविधा हो जाएगी। इस कार्यशाला का यही सब उद्देश्य है। इसके साथ चंद्रकांत द्विवेदी जी और उनकी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि आपने ऐसे समसामयिक विषय को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा आयोजित कराने के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया है। पुनः पुनः धन्यवाद ज्ञापन के साथ चंद्रकांत जी से अनुरोध है कि कृपया शांति पाठ के बाद इस सभा को विसर्जित करेंगे। कल फिर हम लोग मिलेंगे यहीं पर 5:45 बजे शाम को एक नए विषय के साथ। दोनों सत्रों में विशेषज्ञ विद्वान यहाँ आएंगे। शांति पाठ के लिए चंद्रकांत दत्त जी से साग्रह अनुरोध है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः सुशांतिर्भवतु। अमर वाणी विजयताम, अमर वाणी विजयताम, अमर वाणी विजयताम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि।